नमस्कार प्यारे बच्चों, ललितेश हिंदी कक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का 10वां पाठ नेताजी का चश्मा। इस पाठ के आज हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पहले वाली वीडियो में मैं इसका सार की पूरी व्याख्या कर चुकी हूं। तो आज ये प्रश्न उत्तर कर रहे हैं हम। पहला प्रश्न है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो चश्मे वाला जो था उसको लोग कैप्टन क्यों कहकर बुलाते थे, जबकि वह कोई सेनानी नहीं था, कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो इसका उत्तर है कि स्वतंत्रता सेनानी या सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। नंबर 2, वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। नंबर 3, नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उसे आहत करती थी। चश्मा विहीन का मतलब होता है चश्मे के बिना। चश्मे के बिना जो मूर्ति थी नेताजी की चौराहे पर लगी हुई, वह उसे आहत करती थी। और नंबर 4, वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा तो नहीं था, पर उपर्युक्त गुणों के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। तो बच्चों, आपने इस कहानी में भी पढ़ा था कि कैप्टन चश्मे वाला जो है एक बहुत ही बूढ़ा सा मरियल सा व्यक्ति है। उसका व्यक्तित्व किसी सिपाही के जैसा तो नहीं है, और वो काम क्या करता है, चश्मे बेचने का काम करता है। लेकिन नेताजी की मूर्ति जो है, जो कि मूर्तिकार जो है उस मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया था, तो वह आधी अधूरी मूर्ति जो है उस लंगड़े और मरियल और बूढ़े व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए जो कुछ भी उसके पास होता था चश्मों का फ्रेम, वह उस फ्रेम को या उस चश्मे को नेताजी की मूर्ति पर चढ़ा देता था। अपनी इसी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना के कारण लोग उसे जो है कैप्टन कहकर पुकारा करते थे। अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। कहानी के अंत में आपने देखा था कि जब कैप्टन चश्मे वाला मर जाता है तो उस हालदार साहब जो है मायूस होते हैं। उन्हें लगता है कि अब इस मूर्ति पर उन्हें जो है चश्मा दिखाई नहीं देगा, और बिना चश्मे के जो है उन्हें मूर्ति देखने की अब आदत नहीं थी। तो हालदार साहब को लगता है कि अगर अब जो है उधर से मैं गुजरूंगा चौराहे से, तो वहाँ मूर्ति तो होगी लेकिन उस पर चश्मा नहीं होगा। तो इसलिए वह अपने ड्राइवर से कहते हैं कि तुम आज गाड़ी उस चौराहे पर मत रोकना। तो इसमें प्रश्न जो है 3 बनाए गए हैं। पहला, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, और दूसरा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, और तीसरा प्रश्न इसका बना है कि हालदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे। तो पहले में जो है हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, तो हालदार साहब पहले यह सोचकर मायूस हो रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे वाली सुभाष की मूर्ति होगी। यानी उन्हें यह था कि अब वे चौराहे से गुजरेंगे तो चौराहे पर जो मूर्ति लगी हुई है सुभाष चंद्र बोस की, उस पर अब चश्मा नहीं होगा, और मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर चुका है। अब सुभाष की मूर्ति यानी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा। अब मूर्ति पर आंखों का चश्मा दिखाई नहीं देगा। इसलिए यही सोचकर जो है हालदार साहब मायूस हो गए थे। दूसरा जो है उन्होंने कहा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। जब आपने कहानी के अंत में पढ़ा था तो आपने ये देखा कि हालदार साहब जो है चौराहे पर से गुजरते हैं, तो वैसे ही आदत के अनुसार उनकी नज़र जो है उस चौराहे पर पड़ती है, और उस चौराहे पर मूर्ति पर जैसे ही नज़र पड़ती है तो वो एकदम से चिल्ला उठते हैं, क्योंकि उन्हें मूर्ति पर एक छोटा सा बच्चों के द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा दिखाई देता है। सरकंडा कहते हैं जो कि हाथ से बनाया हुआ, झाड़ू के तिनकों से बनाया हुआ एक चश्मा है, वो उस पर मूर्ति पर लगा हुआ दिखाई देता है। तो उनको क्या उम्मीद होती है इससे,
तो वो कहते हैं कि मूर्ति पर चश्मा है, भले ही सरकंडे का है, इससे पता चलता है कि लोगों में देशभक्तों के प्रति जो है श्रद्धा खत्म नहीं हुई है। यानी कि उनको ये लगता है कि वो ये सोचकर उनकी आशा जो है, उनकी निराशा जो है वो आशा में परिवर्तित हो जाती है। उनको लगता है कि देशभक्ति जो है अभी समाप्त नहीं हुई है। तो हालदार साहब की सोच में सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम है। यानी किसी बच्चे को लगा होगा कि इस मूर्ति पर हर रोज़ जो है वो चश्मा दिखाई देता था, अब चश्मा नहीं है, तो वह अपने हाथ से बनाकर सरकंडे का चश्मा जो है उस मूर्ति पर लगा देता था। तो ये उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी देशभक्ति एवं देशभक्तों के प्रति आदर एवं श्रद्धा की भावना विद्यमान है। तो ये उनके भीतर जो है एक आशा की किरण जगाती है, ये सरकंडे का चश्मा। तीसरा उन्होंने पूछा था प्रश्न में कि हालदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे। तो तीसरे प्रश्न में उत्तर में ये है कि हालदार साहब जो है पहले निराश थे कि सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो जाती है। उनकी निराशा जो है वो आशा में परिवर्तित हो गई कि बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते हैं और इस बात से वे भावुक हो उठे। यानी उन्हें ये सोचकर बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है अभी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, चाहे हमारी आने वाली पीढ़ी ही क्यों ना हो, उनके भीतर भी देशभक्ति की भावना अभी बची हुई है और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना, श्रद्धा की भावना विद्यमान है। ये सोचकर वे जो है भावुक हो उठे। अगला प्रश्न है, ये इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, इसका अभिप्राय क्या है। ये पंक्तियां आपकी पुस्तक में पाठ के अंदर दी गई हैं कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इस पंक्ति में कहा गया है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का। कौम का मतलब होता है कि जाति से, कि उस जाति का क्या होगा जो इस देश की खातिर जो अपनी सब कुछ बलिदान कर देते हैं, ऐसे लोगों पर जो है हंसते हैं और अपने आप के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है वो बिकने के बहाने ढूंढते हैं कि कब जो है उन्हें ऐसा मौका मिले कि वो जो है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए स्वयं को भी बेच डालें। तो हालदार साहब जो है वो लोगों में देशभक्ति की घटती हुई भावना से आहत होकर कहते हैं ये बात। जब हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं कैप्टन के विषय में, तो कैप्टन का जो है वो पान वाला मजाक उड़ाता है। कैप्टन की देशभक्ति का इस प्रकार से मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि एक व्यक्ति जो कि जिसे कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती, वो हर रोज़ उसकी मूर्ति पर जो है चश्मा चढ़ाता है, बावजूद उसकी तारीफ करने के यह पान वाला उसका मजाक उड़ा रहा है। तो हालदार साहब को लगता है कि देशभक्ति की भावना जो है आज के लोगों के अंदर जो है वो समाप्त हो गई है। तो वो लोग, ये इस प्रकार के जो लोग हैं वो देशभक्तों का और देशभक्ति की भावना रखने वाले लोगों का मजाक उड़ाती है। तो इसीलिए हालदार साहब जो है वो देशभक्ति की घटती हुई भावना से आहत होकर कहते हैं कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया, यानी कि हमारे जो देश के रक्षक, हमारी सेना, हमारे सिपाही, हमारे फौजी जो देश की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने पर या जीवन बलिदान कर देते हैं, ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो कि दूसरों का मजाक उड़ाता है, उनके लिए जो है स्वार्थ ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए कि संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए वे तत्पर रहते हैं। यानी कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये अपनी मर्यादा तक लांघने को भी तैयार हो जाते हैं। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार, रिश्तेदार, अपना यौवन, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। यानी देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना घर परिवार, अपने रिश्ते नाते और अपनी जवानी, यहाँ तक कि अपना जीवन भी बलिदान कर दिया, ऐसे देशभक्तों को जो है आज के लोग भूल चुके हैं, ऐसा उनका मानना था। अगला प्रश्न है कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी कि पान वाला जो है किस प्रकार से दिखाई देता था, वो कैसा व्यक्ति था।
तो पान वाला जो है, जिसकी कि कस्बे के चौराहे पर पान की दुकान है, कि कस्बे के चौराहे के बीचों बीच जो है उसकी पान की दुकान है, उस दुकान पर प्राय हालदार साहब पान खाते हैं। पान वाला स्वभाव से खुश मिजाज है, वह मोटा तथा काला है, उसके मुंह में पान ठुसा ही रहता है, उसकी भारी भरकम तोंद है और जब भी कभी वह हंसता है तो उसकी तोंद क्या करती है, थिरकती है। पान ठुसे रहने से उसकी बत्ती सी लाल काली है, मतलब पान खाते रहने के कारण जो है उसकी 32 का अर्थ होता है उसके दांत, यानी कि 32 दांत होते हैं हमारे मुंह में, तो उसके जो दांत हैं वो क्या हैं, लाल काले रंग के हैं, तो इसलिए वह लाल काली 32 दिखाता है। वह वाक्पटु है। वाक्पटु का मतलब होता है बोलने में चतुर। वह बोलने में चतुर है तथा व्यंग्यात्मक भाषा बोलता है, यानी कि उपहास करने का, मजाक उड़ाने वाली भाषा बोलता है। कैप्टन के बारे में पूछने पर उपहास करता हुआ ही नजर आता है। कहता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है पागल। तो वह क्या है, एक ये सब तो है ही उसके भीतर, ये सारी उसकी जो व्यंग्यात्मक भाषा बोलना और वाक्पटुता होना, उसका इस प्रकार का व्यक्तित्व होना, ये सब चीज़ें तो उसकी दिखाई ही दे रही हैं, लेकिन जो उसके भीतर जो दिल है, जो उसका मन है, वो जो है वैसा नहीं है। वह बहुत भावुक व्यक्ति भी है, वह सहृदय और भावुक है। कैप्टन की मौत हो जाने पर हालदार साहब द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर वह पान वाला उदास हो जाता है और उसकी आंखें भर आती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जहाँ पर वह उसका कैप्टन का मजाक उड़ाता है, उसके विषय में गलत बोलता है, लेकिन मर जाने के बाद, उस कैप्टन के मर जाने के बाद वह उसके प्रति जो है भावुक भी होता है, उसकी आंखें भी नम हो आती हैं, तो इसलिए वह एक सहृदय और भावुक व्यक्ति भी कहलाया जा सकता है। 5वां प्रश्न है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यानी पान वाले ने जो ये उस पर कमेंट किया, उस व्यक्ति पर, चश्मे वाले पर, जो उसको पागल कहा, तो इस प्रकार की जो उसने टिप्पणी की है उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार दे सकते हैं कि कैप्टन के प्रति पान वाले की जो टिप्पणी है वो उसके संकीर्ण सोच को प्रकट करती है। संकीर्ण का मतलब होता है जिसकी नैरो थिंकिंग हो। संकीर्ण सोच का मतलब होता है नैरो थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं, जो बहुत छोटा, बहुत जो है सीमित सोच सकते हैं। तो कैप्टन के प्रति जो है पान वाले की टिप्पणी उसकी जो है संकीर्ण सोच को प्रकट करती है। कैप्टन जो कि सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था, उसी का ही इस तरह से उपहास करना उचित नहीं है। यानी कि उसे जो है ये सब चीज़ें जो हैं बहुत बुरी लगती हैं। कैप्टन जो कि एक सहानुभूति जिसके प्रति की जानी चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, वहीं पर जो है वह उसका मजाक उड़ाता है। वह अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग और मरियल होते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता था, अतः पान वाले की ये उक्त टिप्पणी है उसके प्रति ये बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय का अर्थ होता है निंदा करने के योग्य, यानी कि पान वाले का इस प्रकार से उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। जो पंक्तियां दी गई हैं उनसे क्या पता चलता है कि हमें वो व्यक्ति किस प्रकार का है। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते, इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि हालदार साहब के मन में अवश्य ही देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी, जो कि सुभाष की मूर्ति को देखकर प्रबल हो उठती थी और देश के लिए जो है सुभाष के किए गए कार्यों को याद करके उनके प्रति श्रद्धा उनकी उमड़ पड़ती थी। इस कारण से हालदार साहब जब भी वहाँ से गुजरते चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते थे। दूसरा पूछा गया है कि पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपने धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इससे किस बात का पता चलता है कि जो पान वाला कभी कैप्टन का उपहास करता था, यहाँ तक कि अधिक देर तक कैप्टन के विषय में बातें करना भी उसे अच्छा नहीं लगता था, वहीं पान वाला कैप्टन की मौत पर भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम हो गई, उसका गला भर आया, आंखें पोंछते हुए उदास मन से बताया कि कैप्टन मर गया। इस भावना से ये स्पष्ट होता है कि पान वाला जितना खुश मिजाज था उतना ही वह सहृदय और भावुक व्यक्ति भी था।
तीसरा जो है पूछा गया कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, क्यों लगा देता था? तो कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना भरी थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर वो सुधार रहा था। जो मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया था, उस भूल को सुधारने का काम जो है वो कैप्टन कर रहा है। उसे भी बिना चश्मे की सुभाष की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। अक्सर ऐसा होता है, जब हम किसी के विषय में सुनते हैं तो हम उसके नाम को सुनकर जो है ये जज करते हैं, ये अनुमान लगा लेते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का दिखता होगा। मान लीजिए अगर किसी का नाम बलवान है, तो उसका नाम बलवान सुनते के साथ ही हमारे मन में क्या होगा कि वह देखने में बड़ा हट्टा कट्टा होगा, बलवान होगा। लेकिन सामने से अगर कोई आए तो वह बिल्कुल मरियल सा, पतला सा हो, तो उसके ऊपर वह नाम जचता नहीं। तो ऐसे ही कैप्टन का नाम जब हालदार साहब ने सुना तो उनके मस्तिष्क पर जो है एक कैसी छवि, कैसा चित्र बन गया उसके प्रति, चश्मे वाले के प्रति। तो वो हमने अपनी कल्पना से लिखना है कि हालदार साहब कैप्टन को देखने से पहले समझ रहे होंगे कि कैप्टन जो है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ कि हमने भी जब कैप्टन चश्मे वाले के बारे में सुना तो हमारे मन में भी यही कल्पना हुई होगी, यही एक काल्पनिक छवि बन गई होगी कि वह कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा, जिसमें कि सुभाष की आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जैसी अनुशासित छवि होगी। शारीरिक रूप से वह जो है बलिष्ठ होगा और उसके प्रति लोगों में विशेष सम्मान होगा, यानी कि शरीर से वह हट्टा कट्टा होगा, बलवान होगा और लोग जो हैं उसका सम्मान करते होंगे। समाज में अवश्य ही उसकी अलग पहचान होगी और जो कि सबके द्वारा जो है सराहनीय होगी। इस तरह हालदार साहब के मानस पटल पर ऐसी ही सैनिक व्यक्तित्व की छवि विराजमान रही होगी, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसी ही कुछ छवि हमारे मानस पटल पर भी बनी है। अगला प्रश्न जो है वो पूछते हैं कि कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो कहते हैं कि प्रमुख स्थानों पर विशिष्ट अनुकरणीय महापुरुष की मूर्ति लगाने की परंपरा रही है और ये परंपरा स्थान के महत्व और सुंदरता तक सीमित नहीं है, अपितु उसके कुछ उद्देश्य भी हैं। किस तरह के? तो उद्देश्य ये होता है मूर्ति लगाने के लिए कि एक तो मूर्ति हमें प्रेरणा देती है कि उस महापुरुष के बारे में हम जानें और उनसे जो है अनुप्रेरित हों, उनसे हम मोटिवेट हों, उस महापुरुष के से जो है हम शिक्षा लें, उनके जीवन से शिक्षा लें और उस संस्कृति को बनाए रखें जो कि उन्होंने देश के लिए या हमारे जो अच्छे कार्यों के लिए जो है उन्होंने योगदान दिया है। तीसरा कि उस महापुरुष के द्वारा समाज, संस्कृति और देश के प्रति किए गए योगदानों की लोगों के मध्य चर्चा करें, भावी पीढ़ी को भी जानकारी मिलती रहे और वे भी गौरवान्वित हो, यानी आने वाली जो पीढ़ी है वे भी उस महापुरुष के विषय में जाने। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? ये बच्चों हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है कि हर एक का कोई ना कोई आदर्श महापुरुष होता ही है जिसकी वे मूर्ति लगवाना चाहते हैं या लगवाना चाहेंगे। तो ऐसे में जो है हर किसी की अपनी अपनी एक आस्था है, तो हमें जो है हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो है कहा गया है कि वे आचार्य चाणक्य की प्रतिमा लगवाना चाहेंगे जो कि सर्वथा संपूर्ण राष्ट्रीय चेतना के आधार थे। उनकी योजनाएं ऐसी थी कि प्रकृति भी चाहकर असफल नहीं कर सकी। उनका ऐसा चिंतन था कि दूसरे दांतों तले उंगली दबाने को विवश थे। साहस के ऐसे धनी थे कि शत्रु समुदाय भी विरोध करने के लिए तैयार नहीं होता था। उनके संकल्प की तुलना कोई नहीं कर सकता था और वे अभावों में भी संकल्प को पूरा करने में समर्थ थे। ऐसे आचार्य सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसे ही जो भी आपका प्रेरणा स्रोत हो वो आप जो है उस पर अपने विचार लिख सकते हैं। तीसरा पूछा गया है कि उस मूर्ति के प्रति आपके व दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। तो हम जो है हमारे क्या उत्तरदायित्व होते हैं कि उस मूर्ति के प्रति हमारा उत्तरदायित्व ये होगा कि जिस महापुरुष की मूर्ति है उस महापुरुष के विषय में
यथा समय लोगों को हम परिचित कराएं, मूर्ति की स्थापना स्थल पर समय समय पर विविध प्रकार के आयोजन करते रहें, लोग उस महापुरुष को राष्ट्रीय गौरव के रूप में जानें, उसका सम्मान करें, किसी भी स्थिति में उसका अपमान ना होने दें और मूर्ति के सौंदर्य को हम बराबर बनाए रखें ताकि मूर्ति किसी प्रकार से भी खंडित ना हो, टूटे फूटे ना, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा का जो है हम दायित्व निभाएं। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते, हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि ऐसे जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो इसमें हम कहेंगे कि हम निम्नलिखित कार्यों द्वारा देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें जो है सीमा पर तैनात होना है, फौजी ही बनना है। बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम में हम सहयोग देकर जल स्रोत के आसपास गंदगी ना फैलाना, पूजा अर्चना, यज्ञ हवन आदि के बाद जली और अर्धजली सामग्री और राख को नदियों में ना फेंकना, शवों को नदियों में प्रवाहित ना करना, सार्वजनिक वस्तुओं को मिलजुल कर उपयोग करना तथा उन्हें स्वच्छ रखना, उन्हें तोड़ फोड़ से बचाना, देश की एकता अखंडता पर आंच न आने देना, समाज एवं देश की प्रगति में योगदान देना, शहीदों तथा स्वाधीनता सेनानियों के प्रति आदर भाव रखना, लोगों के बीच समरसता फैलाना, इस प्रकार से ये कार्य कर कर जो है हम देश के सम्मान को बचाए रख सकते हैं, देश के प्रेम में जो है अपना योगदान दे सकते हैं। और अगला जो है ये आपके उसमें आने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको केवल देख लेते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखी कि कोई गिराक आ गया समझो, यानी मानो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, यानी कि उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है और उधर दूसरा बिठा दिया और मूर्ति पर जो है दूसरा फ्रेम लगा देता है। तो ये मानक जो है हिंदी में लिखा गया जो है एक पूरा का पूरा जो है वाक्य बन जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्न उत्तर थे, ये अभ्यास के प्रश्न हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रश्न इसके बीच में से बन सकते हैं जिनको कि आप पढ़ सकते हैं अपनी पुस्तकों में भी, और कुछ एक प्रश्न जो है इसके बीच में से भी निकल सकते हैं। जैसे कस्बे के विषय में पूछा जा सकता है कि कस्बा देखने में कैसा था, और ये पूछा जा सकता है आपसे कि इस कहानी का उद्देश्य क्या रहा, उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या ये कहानी आपको क्या संदेश देती है। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो और भी बन सकते हैं। तो बच्चों आप इस पाठ को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जाएं उत्तर यहीं से ही मिलेंगे आपको। और इस सभी प्रश्नों को आशा करती हूँ कि ये आपने समझ लिए होंगे और आपको समझ आ भी गए होंगे। और इसके अतिरिक्त किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी और पाठ के विषय में आपको कुछ और अधिक जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए किसी पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।